बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था पाइपलाइनिंग के बारे में, तो नेक्स्ट इस लेक्चर में भी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट अपनी 6 स्टेजेस कर लेती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के लिए हमें जो है वो 12 क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन के लिए। इसी तरह दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होगी उनका उनका उनके लिए भी यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला बना दिया है, के फॉर एग्जीक्यूशन स्टेजेस और एन फॉर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड। हमारे पास टोटल स्टेजेस कितनी है, 6 है। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है ना, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन कि हमें कितने साइकिल चाहिए, 12 क्लॉक साइकिल। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन कितनी है, I1 और I2, दो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो है वो 12 स्टेजेस क्लॉक साइकिल की जो है वो हमें ज़रूरत होगी। ये आपके साइकिल होंगे। अब ये देखें, इंस्ट्रक्शन 1 के लिए साइकिल X6 तक कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि साइकिल नंबर 7 से स्टार्ट होता है तो वो जाता है मतलब इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये जाएगी 12 साइकिल तक। तो ये इसका तरीकाकार है। लेट्स सपोज अगर इंस्ट्रक्शन 3 होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन 3 के लिए हमें क्या फार्मूला लगाना था कि एन मीन इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन होगी और के मीन स्टेजेस 6 स्टेजेस हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 6 दिस इज इक्वल टू 18 क्लॉक साइकिल हमें रिक्वायर्ड थे थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। फोर्थ के लिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे 24 आ जाएगा। फिफ्थ के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दें 30 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो वन। तो ये तरीकाकार है पाइप लाइनिंग का। उसके बाद है ऑफ कोर्स फिगर 2.3 रिप्रेजेंट ए मेजर वेस्ट ऑफ सीपीयू रिसोर्स बिकॉज ईच स्टेज इज यूज ओनली 1/6 ऑफ टाइम। 2.3 इंस्ट्रक्शन में इसने बताया कि सीपीयू जो है, सीपीयू का जो रिसोर्स है उसका मेजर जो है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें हर स्टेज जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो 6 स्टेजेस को यूज़ करती है। 2.3, अब ये देखें कि साइकिल 1 है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद साइकिल 2 है सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि सॉरी ये भी 1 है, मतलब सेकंड साइकिल में वो स्टेज 2 के पास आ गई। फिर स्टेज 3 में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, स्टेज 4 में फर्स्ट है, स्टेज 5 में फर्स्ट है और स्टेज 6 में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सेकंड इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन में स्टेज 1 है, सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 है, सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टेज 3 अप टू स्टेज 6। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है 3 है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये 6 स्टेजेस नॉन पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ पे उसने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। फिगर 2.3 रिप्रेजेंट ए मेजर वेस्ट ऑफ सीपीयू रिसोर्स। मतलब ये है कि सीपीयू का जो रिसोर्स है वो ज़ाया होता जा रहा है, किस वजह से, ईच स्टेज इज यूज ओनली 1/6 ऑफ टाइम। ये देखें, ये एक स्टेज है, एट द टाइम सिर्फ यही यूज हो रही है, बाकी जो 5 स्टेजें हैं वो ज़ाया जा रही हैं। स्टेज 2 यूज हो रही है, बाकी जो स्टेजेस हैं वो भी वेस्ट हो रही हैं। सेम इसी तरह स्टेज 3 यूज हो रही है तो बाकी की सारी जो है वो ज़ाया हो रही है। तो यहाँ पे उसने वो ये बात बताई है कि एक इसका जो है ना वो डिसएडवांटेज कह लें या एक लॉस कह लें कि हर स्टेज जो है वो एट टाइम एक ही दफ़ा जो है वो यूटिलाइज होती है, हर दफ़ा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ऑन द अदर हैंड ए प्रोसेसर सपोर्ट पाइपलाइनिंग, उसने बोला है कि अगर एक प्रोसेसर जो है पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है, एज फिगर 2.4, फिगर 2.4 में ए न्यू इंस्ट्रक्शन कैन एंटर स्टेज 1 ड्यूरिंग द सेकंड क्लॉक साइकिल। तो एक और इंस्ट्रक्शन जो है वो एंटर होती है जबकि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। मीन वाइल फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हैज एंटर स्टेज 2, दिस एनेबल द ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टू इंस्ट्रक्शन। उसने बताया कि लेट्स सपोज एक इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुई है स्टेज 1 पे, ठीक है, स्टेज 2 पे आ गई है वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब एक और इंस्ट्रक्शन I2 वो एंटर होती है। जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेज 1 से 2 में आएगी तो स्टेज जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है वो एंटर होगी। तो उसने बोला है कि इस तरह ये होगा ना कि जो स्टेजेस एम्प्टी हैं वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ये इशू हो सकता है कि लेट्स सपोज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टेज 3 पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है वो भी स्टेज 3 पे आ जाए, तो फिर वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो फिर कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी? वहाँ पे तो 1 भी है और 2 भी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिस एनेबल ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टू इंस्ट्रक्शन। देखा ना, उसने बता दिया कि यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन की जो है वो ओवरलैपिंग होगी। टू इंस्ट्रक्शन I1 and I2 are shown progressing through pipelining. I2 enter stage S1 as soon as I1 instruction has moved to S2. As a result, only 7 clock cycles are required to execute the two instructions. When the pipeline is full, all 6 stages are in use all the time. तो उसने बताया कि जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है वो स्टेज 1 पे है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 मूव हुई स्टेज 2 पे, तो एक और जो है वो इंस्ट्रक्शन I2 जो है वो एंटर हो गई, ठीक है। तो उसने बोला कि इस तरीके से ये होगा अगर ओवरलैपिंग ना हो तो हर जो स्टेजेस है वो एक तो ज़ाया नहीं जाएगी, टाइम जो है वो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब ये देखें, ये है 6 स्टेजेस पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, साइकिल नंबर 1 है, स्टेज नंबर 1 है। जैसे ही पहले इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 के पास आ गई, एक और सेकंड साइकिल में एक और इंस्ट्रक्शन आ गई, ये एग्जीक्यूट होके 1 वाली स्टेज 3 में आ गई तो 2 वाली स्टेज 2 में आ गई। इसी तरह करते करते 1 वाली इंस्ट्रक्शन आगे जाती गई, उसके बैक एंड पे 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करती गई। तो इससे ये होगा ना कि कम से कम सीपीयू जो है वो उसका जो रिसोर्स है वो ज़ाया होगा। हमारा एट ए टाइम में जो है वो दो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इन जनरल फॉर के एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर। अब यहाँ पे उसका फार्मूला जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे उसका फार्मूला ये बनेगा के प्लस एन माइनस वन साइकिल टू प्रोसेस। अब देखें कि हमारे पास है स्टेज नंबर 6, टोटल जो स्टेजेस है 6 हैं, एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है। जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, 0 में आप 6 ऐड करेंगे तो इट्स मीन के 6 के 6 जो है वो स्टेजेस जो है वो एम्प्टी हैं। जब हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन होगी, इट्स मीन 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 प्लस 6 होगा, इट्स मीन के हमारे पास स्टेजेस कितनी हो जाएगी 7। जब हमारे पास एक जो है वो इंस्ट्रक्शन होगी, उस वक्त हमारे पास स्टेजेस क्या होगी 6। जब हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी I1 और I2, तो फिर क्या होगा, हमारे पास उसकी स्टेजेस बन जाएगी 7।
यहाँ पे 7 वाली की उन्होंने डायग्राम नहीं बनाई, बहरहाल उसकी जो है ना 7 स्टेजेस बन जाएंगी। Whereas non-pipeline processor we show earlier require 12 cycle to process 2 instruction, the pipeline process can process 7 instruction at same amount of time। अब ये देखिए कितना फर्क आ गया है। उसने बोला है कि नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में हमने क्या किया, जब दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमें उसके साइकिल चाहिए थे 12, लेकिन अगर हमने पाइपलाइन मतलब एक के बाद जब दूसरी को भी एंटर कर दिया तो उसी टाइम में 7 स्टेजेस में हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट अचीव हो गई। तो ये सारी स्टोरी है पाइपलाइन की। जिसको समझ ना आए वो दोबारा फिर पूछ सकता है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। अ सुपर स्केलर processor has 2 or more execution pipeline make it possible for 2 instruction to be in execution stage at the same time। ये भी सेम है कि एक ही वक्त में हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है 2 इंस्ट्रक्शन की। इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाई अ सुपर स्केलर प्रोसेसर वुड बी यूजफुल, उसने बताया कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो है वो क्यों ज़रूरत पेश आई है सुपर स्केलर की, तो हमें हमारे लिए ये क्यों मुफीद हो सकता है। लेट्स कंसिडर द प्रोसीडिंग पाइपलाइन एग्जांपल इन विच वी अज्यूम दैट एग्जीक्यूशन स्टेज 4 रिक्वायर ए सिंगल क्लॉक। तो कहते हैं कि हम एक पाइपलाइन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें एग्जीक्यूशन स्टेज 4 की जो है वो रिक्वायर है सिंगल क्लॉक टाइम के लिए। दैट वाज एन ओवरली सिंपलिस्टिक अप्रोच है, मतलब एक सिंपल सी अप्रोच होगी। व्हाट वुड हैपन इफ S4 रिक्वायर 2 क्लॉक साइकिल, मतलब अगर हमें स्टेज 4 पे दो जो है वो क्लॉक साइकिल की जरूरत होगी तो क्या होगा। देन ए बोतल नेक वुड अकर, हाँ जी, देन ए बोतल नेक वुड अकर शोन फिगर 2.5। इंस्ट्रक्शन I2 cannot enter stage 4 until I1 has complete। मतलब उसने बताया ना कि लेट्स सपोज हम एक इंस्ट्रक्शन I1 को जो है वो एंटर करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो जब तक I1 जो है वो स्टेज 4 तक कंप्लीट नहीं अपना प्रोसेस कर लेती, I2 जो इंस्ट्रक्शन है वो एंटर नहीं हो सकती। So I2 has to wait one more cycle before entering stage 4। तो S4 को मतलब I2 को इंस्ट्रक्शन 2 को S4 में जाने के लिए एक साइकिल की जो है साइकिल तक जो है उसको वेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये देखें, ये हमारे पास है I1 4 स्टेजेस में है, आई I2 जो है वो स्टेज नंबर 3 में है और साइकिल नंबर क्या जा रहा है 4 जा रहा है। अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब 5 में आएगी अगले साइकिल में, ठीक है, साइकिल नंबर 5, तो तब जाके I2 मतलब सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो नंबर 4 स्टेजेस में आएगी। तो उसने बताया कि S3 से S4 में आने के लिए उसको एक साइकिल का जो है वो वेट करना पड़ेगा। As more instruction enter pipeline, waste cycle occur shaded in gray in general for case stages where are one stage require 2 cycle and instruction require k plus 2 and minus 1 cycle to process। तो सुपर स्केलर का ये उन्होंने फार्मूला बता दिया है कि जब हमारे पास स्टेजेस 6 हों और अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 आ गया और 1 में जो है वो ऐड किया 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास 7 जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है 2 2 टाइम 4, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये सारा तरीकाकार है। When a superscalar process design
is used, multiple instruction can be in execution stages as same. तो सुपर स्केलर जो प्रोसेसर है उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं सेम टाइम पे. फॉर n pipeline, n instruction can execute during the same type cycle. The Intel Pentium, which had two pipelines, was the first superscalar processor in the IA32 family. उसने बताया कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि Intel Pentium का जो प्रोसेसर है उसमें टू पाइपलाइन जो है वो फर्स्ट टाइम सुपरस्केलर जो है वो यूज हुई थी. द Pentium Pro processor was first to use थ्री पाइपलाइन. तो जो Pentium Pro प्रोसेसर है उसमें थ्री पाइपलाइन जो है वो यूज हुई थी. Let's introduce a second pipeline into six stages pipeline and assume that stage S4 requires two cycles. अब देखें हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास स्टेज 6 हैं. एट ए टाइम हमें स्टेज 4 पे दो साइकिल की जरूरत है. इन फिगर 2.6 आड नंबर इंस्ट्रक्शन एंटर U पाइपलाइन एंड इवन नंबर इंस्ट्रक्शन Y पाइपलाइन B. अब ये बात को ध्यान से समझना. उसने बोला कि जो 8 नंबर होंगे वो होगा U पाइपलाइन और जो इवन है वो होगा V पाइपलाइन. दिस रिमूव द वेस्टेज साइकिल. अब ये ख़त्म कर देगा उस जो मतलब हमारा टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा था स्टेजेस में, उसको ख़त्म कर देगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन K प्लस एन साइकिल. तो हमारे पास अगर स्टेजेस 6 हैं तो n अगर हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज 2 कर लें तो 6 प्लस 2 ये 8 आंसर हमारा आ जाएगा. लेट्स सपोज देखते हैं. हमारे पास है इंस्ट्रक्शन 1 फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड साइकिल में वो 2 पे आ जाएगी, थर्ड साइकिल में वो 3 पे, फोर्थ में फोर्थ पोजीशन पे, 5 में भी वो अभी तक नहीं गई. फिर क्या हुआ, जब वो स्टेज 2 पे थी तो एक और इंस्ट्रक्शन आई है 2. अब ये इवन है तो इवन के लिए उसने क्या यूज़ किया था V और आर के लिए U. जब एक और इंस्ट्रक्शन एंटर हुई है तो उस वक्त पहली इंस्ट्रक्शन S2 में थी, मतलब स्टेज 2 में आ गई. जब ये स्टेज 3 में आई है तो एक और इंस्ट्रक्शन I3 जो है वो भी एंटर हो गई है ताकि CPU का जो रिसोर्स है वो कम से कम जो है वो ज़ाया हो. अब ये देखें सीक्वेंस बन गई है. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टेज 3 है, सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टेज 2 में है, थर्ड इंस्ट्रक्शन स्टेज 1 में है. जैसे ही ये नेक्स्ट में मूव हुई, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, हर एक इंस्ट्रक्शन जो है आगे आगे नेक्स्ट जो है स्टेज है उसमें मूव हो गई. उसके बाद S4 में हमारे पास आ गई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और S3 में हमारे पास कैसे कहते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन आ गई. यहाँ पे वो I2 जो है वो गायब हो गई है, उसका हमने जो है अब इसको डिस्कस करना है. वो गायब नहीं हुई बल्कि हमने फार्मूला लगाया बेटा जी. वो फार्मूला ये है कि U पाइपलाइन और V पाइपलाइन. अब हमारे पास कौन सी पाइपलाइन है, दोनों आड है, तो यहाँ पे हमने आड के लिए जो है वो आंसर निकालना है. ठीक है, अब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो ये टोटल दो इंस्ट्रक्शन होगी. तो जब इसको हम ऐड करेंगे 2 प्लस के मीन्स के 2 प्लस 6 तो 8 आंसर हमारा आ जाएगा. इसी तरह जब 6 साइकिल में ये नेक्स्ट मूव हुई उसके बाद I2 आ गया. अब यहाँ पे आड और इवन दोनों को हम ऐड करेंगे. फिर इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव होता जाएगा. तो इसके बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह पढ़ेंगे. When superscalar processor design is used, multiple instructions can be in execution stage at same time. For n pipeline, n instruction can execute during the same clock cycle. Intel Pentium, which had two pipelines, was the first superscalar processor. अब ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम इंटेल सुपरस्केलर जो है वो प्रोसेसर पेंटियम में जो है वो यूटिलाइज हुआ था. द पेंटियम प्रो प्रोसेसर वाज फर्स्ट टू थ्री पाइपलाइन. तो इसमें जो है वो थ्री पाइपलाइन जो है वो
यूज हुई हैं। उसके बाद है रीडिंग फ्रॉम मेमोरी। Memory access is an important factor when understanding the speed of a program. मेमोरी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब कोई भी प्रोग्राम जो है वो स्पीड अप होता है या स्पीड को अंडरस्टैंड करने के लिए। सीपीयू क्लॉक माइट बी कैपेबल ऑफ रनिंग एट 1 or 2 GHz। हमारा जो सिस्टम है वो कैपेबल होता है 1 or 2 GHz पे। फॉर एग्जांपल, but access to memory over the system बस इज फार स्लोअर। लेकिन जब हम मेमोरी को हम असेस करते हैं तो उस वक्त हमारा जो सिस्टम सिस्टम बस होता है वो स्लो हो जाता है। दिस फोर्स द सीपीयू टू वेट 1 or more clock cycle until operand have been fetched from memory। अब ये उस वक्त तक है जब जो हमारे पास क्लॉक साइकिल जो है 1 या उससे ज़्यादा ओपरेंट जो हैं वो डाटा को जो है फैच मेमोरी से लेकर आएंगे बिफोर द इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट, ताकि जो इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने से पहले पहले ही जो है वो डाटा फैच हो जाए। दीज बेसिक क्लॉक साइकिल आर कॉल्ड वेट स्टेट। अब जो हमारी क्लॉक साइकिल जो जो स्टेजेस हमारी खाली रह जाती हैं ना उसको हम कहते हैं वेटिंग, कि वो वेटिंग पोजीशन में है बेसिकली। हम तो यही कहते हैं कि वो एम्प्टी है क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम सिर्फ एक ही स्टेज यूज कर सकती है, बाकी जो होगी वो वेटिंग पोजीशन में है। लेट्स सपोज अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेज 3 पे है और 4 वाली वेट कर रही है, 5 वाली भी वेट कर रही है, 6 वाली भी वेट कर रही है, लेकिन 1 और 2 वाली वो तो जाहिर है वो तो प्रोसेस से गुजर चुका, वो वेट कर रही होंगी अगली इंस्ट्रक्शन के आने के लिए। तो इस तरह हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक ही स्टेज पे होगी, लेकिन जो बाकी स्टेजेस हैं वो वेटिंग पोजीशन में होगी। इस तरह हमारा जो है डाटा, हमारा जो रिसोर्स है वो काफ़ी लॉस हो जाता है। Several steps are required when reading instruction or data from memory controlled by the processor internal clock। तो उसने बताया कि काफ़ी स्टेप्स की जो है वो ज़रूरत होती है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन को रीड करना होता है या मेमोरी से जो है वो डाटा रीड करना होता है जो कि इंटरनल क्लॉक प्रोसेसर ने जो है कंट्रोल किया होता है। 2.7 में फिगर शो है, हम उसको देख लेते हैं। तो ये सारा जो है ना मेमोरी रीड, इतना डाटा जो है वो रीड होता है। 2.7 figure showed a processor clock rising and filling at regular time interval। मतलब डाटा जो है वो ये CLK, ये शॉर्ट फॉर्म भी जो है वो साथ साथ जो है ना इसको नोट डाउन कर लिया करें। राइजिंग एंड फॉलिंग मतलब डाटा ऊपर जा रहा है और फॉल भी हो रहा है, ये देखें ना। CLK सबसे पहले डाटा एक स्मूथली चल रहा था, फिर डाटा राइज हुआ है, उसके बाद फिर स्मूथली फिर डाउन। तो ये सिलसिला जो है वो साइकिल 1 में, साइकिल 2 में, 3 में, 4 में ये चलता रहता है। उसके बाद एड्रेस होगा, फिर उसके बाद डाटा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। In this example, a clock cycle began at the clock signal change from the high to low. These changes are called trailing edge. They are indicated the time taken by the transition between state। तो एक स्टेट से डाउन, डाउन से पैरेलल, पैरेलल से फिर अप, फिर पैरेलल, फिर डाउन। तो यहाँ पे आके जो है वो हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो जो हमारा टाइम कंज्यूम होता है एक स्टेप के लिए, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रेलिंग एज उसको जो है वो कहेंगे। एंड दे इंडिकेट द टाइम टेकन द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट। फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल एज मेमोरी रीड। पहला साइकिल है एड्रेस बिट ऑफ मेमोरी ऑपरेंड आर प्लेस ऑन द एड्रेस बार, एड्रेस बस। तो सबसे पहला जो डाटा है वो एड्रेस बस पे चला जाता है। फिर क्या है साइकिल 2,
ये साइकिल 2 है। ये साइकिल 2 के बारे में है। द रीड लाइन आर डी इज सेट लो 0 टू नोटिफाई मेमोरी दैट ए वैल्यू इज टू बी रीड। कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा हम 0 कर देते हैं ताकि पता चले कि हमने यहाँ पे हमने डाटे को जो है वो वैल्यू करना है, रीड करना है। 3 CPU वेट 1 साइकिल टू गिव मेमोरी टू द टाइम रिस्पॉन्ड, मतलब जो है वो उसको टाइम बताना होता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल द मेमोरी कंट्रोलर प्लेस द ऑपरेंड ऑन द डाटा बस। 4 the read line goes to 1 signaling the CPU can now read the value on the data bus। मतलब जैसे इंफॉर्मेशन जो है वो रीड होती है तो सीपीयू जो है उसको रीड आउट करने के बाद वैल्यू को जो है डाटा बस में जो है वो भेज देता है। ये स्टेप बाय स्टेप हमारी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद है कैशे मेमोरी। बिकॉज कन्वेंशनल मेमोरी इज सो मच स्लोअर देन सीपीयू। बोला कि जो नॉर्मल जो मेमोरी होती है वो सीपीयू से काफ़ी स्लो होती है। माइक्रो कंप्यूटर हैव हाई स्पीड कैशे मेमोरी दैट होल्ड द मोस्ट रिसेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली होती है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं तो सीपीयू जो हमारी कैशे मेमोरी होती है उसको एग्जीक्यूट कर रही होती है। एंड डाटा, और डाटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। whenever possible the CPU read from कैशे मेमोरी। जैसे ही पॉसिबल होता है सीपीयू जो है वो कैशे मेमोरी से डाटा रीड करता है। इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, डाटा भी हो सकता है। गिविंग प्रोग्राम ए नोटिफाइएबल बूस्ट इन परफॉर्मेंस, और एक नोटिस जो है वो भेज देता है परफॉर्मेंस के हवाले से कि हमने ये डाटा रीड कर लिया है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सेव हैं। देर आर टू टाइप ऑफ कैशे मेमोरी इन एन Intel processor 32 system, level 1 cache inside the processor and level 2 cache located on the separate high speed memory chip next to the CPU। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि Intel 32 प्रोसेसर में 2 टाइप का जो है प्रोसेसर होता है, जो है वो कैशे मेमोरी होती है, जिसमें एक तो इनसाइड द प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेसर के अंदर होता है, दूसरा जो है वो सीपीयू के साथ मेमोरी चिप होती है। Level 1 cache is faster and more expensive than level 2 cache। उसके बाद है हाउ मेमोरी रन। मेमोरी जो है वो कैसे रन होती है। इससे पहले मैं देख लूँ कि आपका लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है या नहीं। उसके बाद हम रीड करते हैं हाउ प्रोग्राम रन लोड एंड एग्जीक्यूट। मतलब प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। व्हेन यू टेल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड एंड रन प्रोग्राम फॉलोइंग थिंग्स हैपन। मतलब जब आप कोई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई प्रोग्राम रन करने के लिए देते हो या कोई डाटा रन करने के लिए देते हो तो ये वाले स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। द यूजर इशू ए कमांड टू रन ए सर्टेन प्रोग्राम। यूजर क्या करता है, कमांड जो है वो इशू करता है। दिस माइट बी डन बाय टाइपिंग प्रोग्राम फाइल नेम कमांड प्रॉम्प्ट लिनक्स और डॉस। मतलब ये है कि अगर आप डॉस पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर कमांड करेंगे। अगर आप क्या से कहते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो फिर आप फाइल नेम को ओपन करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन एन आइकॉन, या किसी आइकॉन में जाके काम करेंगे विंडो में। शॉर्टकट दैट आइडेंटिफाई द प्रोग्राम। मतलब अगर तो आप काम कर रहे हैं ना डॉस में और लिनक्स में, फिर आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए करेंगे काम। अगर आपने विंडो इंस्टॉल की है या मैकिनटोश जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल किया है, फिर आप उस प्रोग्राम के आइकॉन में या शॉर्टकट में जाके जो है उसको ओपन करेंगे। फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर द प्रोग्राम फाइल नेम इन द करंट डिस्क डायरेक्टरी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MS वर्ड।
तो वर्ड को टाइप किया मैंने। टाइप करने के बाद थोड़ी देर में जो है ये देख लें कि उसने डायरेक्टरी में सर्च किया तो उसने ऑलरेडी, क्योंकि ये प्रोग्राम इंस्टॉल था, तो ये वर्ड का प्रोग्राम सामने आ गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पावर पॉइंट, ठीक है, तो ये देख लें पावर पॉइंट जो है वो सामने आ गया। मतलब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन मैंने टाइप की है और उसने सर्च करके मुझे शो करा दिया है। If it cannot find the name, it search a predetermined list of directory called path. Path the file name. If operating system fails to find the program file name, it issue an error. देखें, होता ये है कि अगर आपने एक एक चीज़ आपने अपनी डायरेक्टरी में, अपनी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में सेव की हुई है, फिर तो वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फाइंड आउट करेगा। लेकिन अगर वो प्रोग्राम आपकी डायरेक्टरी में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो एक मैसेज शो करेगा कि ये चीज़ आपके जो है मेमोरी में नहीं है। लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं टाइप करता हूँ। अब ये मैंने सॉफ्टवेयर टाइप किया है अडोब फोटोशॉप, ठीक है, अडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया। तो देखें उसने जो है वो सर्च किया है, तो ये सारा उसने ना नेट का लिंक दे दिया है कि यहाँ से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन आपके सिस्टम में हम जो है ना वो अडोब फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है। तो मतलब ये एक वो मैसेज शो कर देता है। If the program file name is found, operating system will retrieve basic information about the program file from the disk directory, including file size and its physical location on the disk drive. This process might involve several steps, but they are transparent to the user. मतलब एक चीज़ जब आपको सिस्टम में से मिल जाती है तो वो फाइल नेम का बताएगा, साइज का बताएगा, उसकी लोकेशन का बताएगा कि कहाँ मतलब वो प्रोग्राम जो है वो पड़ा हुआ है। Operating system determine the next available location in the memory, load the program file into memory, फिर मतलब प्रोग्राम जो है वो रैम में जाके लोड होगा। Allocate a certain block of memory, एक मेमोरी में जो रैम होती है उसका एक ब्लॉक जो है वो allocate हो जाएगा to the program and enter information about the प्रोग्राम साइज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टर टेबल। Additionally, operating system may adjust the value of pointer within the program so that they contain the correct address of the program data. फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट द branches instruction that cause the CPU to begin the execution of the program. First machine instruction, as soon as the program begins running, it is called a process. मतलब जैसे ही प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाता है तो उसको हम प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है, दैट मेक इट पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस व्हाइल इट इज रनिंग। मतलब एक आईडी हमें मुहैया हो जाती है, जिसको हम प्रोसेस आईडी कहते हैं, और जब तक प्रोग्राम हमारा रनिंग रहता है ताकि वो हमारा जो प्रोग्राम है वो कीप इन ट्रैक कि वो चलता रहे। द प्रोसेस रन बाय इटसेल्फ, और जो प्रोसेस है वो खुद ही रन होता है। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो काम है कि उस प्रोग्राम को रनिंग फॉर्म में रखे, एग्जीक्यूशन फॉर्म में रखे, टू रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट ऑफ द सिस्टम रिसोर्स, और जो भी उसके मुकाबले में जो रिसोर्स मुहैया होते हैं, जो रिक्वेस्ट आती हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी करे। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स मेमोरी डिस्क, डिस्क फाइल इन आउटपुट डिवाइस। तो ये सारी वो डिवाइसेस होती हैं, रिसोर्स होते हैं जिनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। व्हेन प्रोसेस एंड इट हैंडल रिमूव एंड मेमोरी इज यूज टू रिलीज, सो इट कैन बी यूज बाय, जब आपने कोई प्रोग्राम ख़त्म करना है, प्रोग्राम को बंद करना है, तो लेट्स सपोज मैंने ये एक फाइल ओपन की हुई है, इसको मैं जब क्रॉस करूँगा, इट्स मीन कि रैम में जो इस फाइल ने जगह घेरी हुई थी वो अब रिलीज हो गई है किसी और प्रोग्राम के लिए। तो ये तरीकाकार है, इसको भी आप रीड आउट कर लेना।
उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। टास्क में आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, विंडो में आप एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। जैसा कि अब मैं जूम पे आपको लेक्चर भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वर्ड की फाइल ओपन है, उसके बाद पीडीएफ की फाइल ओपन है, उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट क्या से कहते हैं अब पावर पॉइंट की फाइल ओपन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है। फिर साथ साथ जो है वो मैं लेक्चर आपका जो है वो अपलोड भी कर रहा हूँ। इट्स मीन कि ये क्या है, मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पे मल्टीपल जॉब करना। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। When an operating system is able to run multitask at a time, it is said to multitasking or primitive multitasking. A moment ago, we were talking about process and now we are talking about task. पहले हम इसको प्रोसेस कहते थे, अब इसको हम टास्क कहते हैं। अब प्रोसेस में ऑप्शनली कंटेन मल्टीपल टास्क। एक प्रोसेस जो है मल्टीपल टास्क का मुश्किल होता है, तो थ्रेड भी कहते हैं, थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट are more or less independent of each other. A game program, for example, with the several animated graphics moving independently of each other might assign each graphic to a separate task. एक गेम है, ठीक है, लेट्स सपोज उसमें आपको पता है कि एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो मूव हो रहे होते हैं, आज़ादाना घूम रहे होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। आप कार्टून की एग्जांपल ले लें, तो वो भी बेसिकली एनिमेटेड पिक्चर होती हैं। वो क्या होता है कि कार्टून जो है वो उनकी मतलब मल्टीपल उनकी शेप्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हर कोई जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहा होता है। माइट असाइन ईच ग्राफिक्स टू ए सेपरेट टास्क। तो हर जो पिक्चर होती है उस ग्राफिक्स में उसको एक असाइन एक टास्क जो है वो असाइन किया जाता है। सम प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टास्क। तो उसमें कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिनको हम एक ही टास्क या वो असाइन करते हैं या एक टास्क पर मुश्तमिल होते हैं। Most modern operating systems have to simultaneously run tasks that communicate with hardware, display user interface, do background file processing, and so on. उसने बताया कि जो हमारे पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो हार्डवेयर के साथ टास्क जो रन होती है वो कम्युनिकेट करती हैं हार्डवेयर के साथ, यूज़र इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बैकग्राउंड के साथ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सीपीयू कैन ओनली एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। अब सीपीयू है एक ही टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सो अ कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड शेड्यूलर एलोकेट ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ सीपीयू टाइम। फिर क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है उसको हम शेड्यूलर कहते हैं। एलोकेट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सीपीयू टाइम, मतलब सीपीयू का जो टाइम होता है उसका एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं टाइम स्लाइस टू ईच टास्क। तो हर टास्क का जो है वो एक टाइम स्लाइस होता है कि वो कितने टाइम पे वो काम परफॉर्म करता है। During a single time slice, CPU will execute a block of instructions stopping when the time slice has ended. तो जैसे ही टाइम स्लाइस एंड हो जाता है हमारी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाती हैं। By rapidly switching tasks, operating system give the illusion that loaded tasks are running simultaneously. One type of scheduling used by operating system is called round robin scheduling. ये राउंड रोबन शेड्यूलिंग आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद पढ़ी हो। उसने बताया कि रैपिडली स्विचिंग टास्क, बट टास्क क्या होते हैं, स्विच हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द इल्यूजन दैट लोड टास्क आर रनिंग, मतलब जो टास्क जो लोड होते हैं अब
सीपीयू में, वो रनिंग फॉर्म में होते हैं। वन टाइप ऑफ शेड्यूलिंग यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड राउंड रोबन शेड्यूलिंग। इन फिगर 2.8 9 टास्क आर एक्टिव। अब ये देखें, शेड्यूलर है 1 2 3 अप टू 9, राउंड रोबिन शेड्यूलर इसको कहते हैं। तो इस वक्त 9 जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहे हैं। सपोज शेड्यूलर आर्बिट्री असाइन 11 मिलीसेकंड टू ईच टास्क। अब वो कहता है कि जो शेड्यूलर है जिसने शेड्यूल तय करना है, हर टास्क को जितना जितना टाइम देना है, वो कहता है कि हर टास्क को अगर वो 11 मिली सेकेंड देता है एग्जीक्यूशन के लिए एंड एक्टिवेटेड देम इन वन सीक्वेंस, और एक ही सीक्वेंस के साथ वो एक्टिव होते हैं, वन फुल सर्किट ऑफ टास्क वुड रिक्वायर ए लिटिल ओवर 100 millisecond, which include time to switch from one task to task। उसने बताया है अगर एक टास्क को काम परफॉर्म करने के लिए 11 मिली सेकेंड दिए जाएं तो पूरे इस ब्लॉक को 9 के 9 जो टास्क हैं इनका एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए हमें 100 मिली सेकेंड की जो है वो जरूरत पड़ेगी। A multitasking operating system must run on a processor that supports task switching, which means that processor saves state of each task before switch to a new one। अब इसमें यह है कि जब एक स्टेट कंप्लीट हो जाती है किसी भी टास्क की तो वो सेव हो जाती है बिफोर कि वो दूसरी जो है वो स्टेट जो है वो रन हो। task state consists of content of processor register, task variable, and from program counter। Multitasking operating system will usually assign varying priorities to tasks, giving them relatively larger or smaller time slice। और इसमें टाइम बाद दफा ज़्यादा भी हो सकता है, टाइम बाद दफा कम भी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर के स्टार्ट से लेकर एंड तक, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़।